नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेराम में। यहाँ पे मिलते हैं आपको 11th 12th BSc MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस। आज की क्लास BSc सेकेंड ईयर की है और आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ इनके सामान्य रूप की कि ये किस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनका सामान्य रूप इस तरीके का होता है m dx प्लस n dy बराबर 0, या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं m प्लस n dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, जहाँ m n चरों x तथा y के फलन है या अचर है। ठीक है, तो जनरली इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, या फिर m प्लस n dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। mn क्या होंगे, x और y के फंक्शंस होंगे, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये मिलती कब है हमको, तो कोई भी यदि हमारे पास में कोई भी कर्व हो और उसका आप एक बार डेरिवेटिव करो तो फिर जो भी इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की आएगी। ठीक है, जैसे कोई भी कर्व हो, जैसे मान लो ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है। यदि मैं इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँ dy बाई dx तो आएगा 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मिली है आपको वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव करने से इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है हमको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की। तो एक्चुअल में किसको शो कर रही है, तो देखो dy बाई dx, तो dy बाई dx हमेशा शो करता है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप को, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को। तो ये जो रिलेशन है वो एक तरीके से किसको शो कर रहा है, वो हमें ये दर्शा रहा है कि ये जो वक्र है उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के x y निर्देशांकों के बीच में एक संबंध, उसको दर्शा रहा है ये। तो ये जो संबंध है, जो प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण है, वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको दर्शा रही है, इस वक्र के किसी बिंदु पर उस बिंदु के निर्देशांकों तथा स्पर्श रेखा की प्रवणता के बीच में एक संबंध। ठीक है, अब यदि मैं इसके हल की बात करूं तो हल का मतलब पता है आपको, आप ये कोई इक्वेशन मिली कैसे थी, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। तो जब आप इसको वापस से इंटीग्रेट कर दोगे, समाकलन कर दोगे, तो वापस से वो कर्व मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इससे वापस यदि आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। ठीक है, समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx, y x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो आ जाएगा 2x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर 2 का 2x प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, स्वेच्छ अचर। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जितनी कोटि होगी अवकल समीकरण की उतनी ही स्वेच्छ अचर आएंगे। तो एक कोटि की थी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की, तो केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देखो इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से। तो एक्चुअल में इसका जो ये रिजल्ट है या इसका जो समाकलन वक्र है, ठीक है, ये एक कर्व नहीं होके, ठीक है, अभी ये हमने व्यापक हल लिखा है इसका जनरल सॉल्यूशन, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई एक पर्टिकुलर कर्व नहीं होके, क्योंकि सी की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती है, तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक अनंतीय वक्रों के समूह को प्रदर्शित कर रहा है इस सी की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं, तो केवल एक
ऑर्डर की या 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी प्रथम कोटि प्रथम घात की, तो जब इसका हल करेंगे तो केवल एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस एक कांस्टेंट की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व्स को, तो सिंगल इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व्स या एक अनंतीय वक्रों के समूह को। तो ओवरऑल मेरा एम क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण है, ये एक्चुअल में किसको शो करती है वो समझाना आपको। तो देखो कोई भी वक्र था उसका एक बार डेरिवेटिव किया हमने तो ये हमको एक अवकल समीकरण मिल गई। अब इस अवकल समीकरण में हो क्या रहा है, एक्स वाई और dy बाई डी एक्स में रिलेशन है, तो इसका मतलब इस वक्र के किसी बिंदु के एक्स वाई निर्देशांकों और उस बिंदु पर स्पर्शिका की प्रवणता के बीच में ये एक संबंध है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्यामितीय अर्थ है कि जो अवकल समीकरण होती है वो उसके समाकलन वक्र, क्योंकि इससे ही आपको चाहिए तो समाकलन ही करना पड़ेगा, तो उसके समाकलन वक्र के किसी बिंदु पर उसके निर्देशांकों और स्पर्शिका की प्रवणता के बीच में संबंध को दर्शाती है। ठीक है, तो यदि मैं ज्यामितीय अर्थ लिखना चाहूँ इसका तो क्या होगा, ध्यान दें, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा वो क्या होगा कि प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण, ठीक है, इसके समाकलन वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों तथा स्पर्श रेखा की प्रवणता के बीच, ठीक है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण इसके समाकलन वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों तथा स्पर्शिका की प्रवणता के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है या उसके बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, और चूंकि इसके व्यापक, किसके व्यापक हल में, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण के, क्योंकि इसके व्यापक हल में एक स्वेच्छ अचर होता है, अतः इसका व्यापक हल, ठीक है, अतः इसका व्यापक हल एक अनंतीय वक्र समूह, ठीक है, सिंगल इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि जो प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है वो क्या करता है, इसके समाकलन वक्र, ठीक है, क्योंकि इसके समाकलन से मिलेगा ये, तो इसके समाकलन वक्र के किसी बिंदु के एक्स वाई निर्देशांकों और उस बिंदु की स्पर्शिका की प्रवणता के बीच में एक रिलेशन होता है, ये एक रिलेशन को शो करता है, एक संबंध होता है, एक संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये जो इसका हल होता है, ठीक है, जो इसका व्यापक हल होता है, व्यापक हल बोलना चाहिए, तो इसका जो व्यापक हल होता है, जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होता है, एक अनंतीय वक्र समूह, इस सी की वजह से। ठीक है, तो एक अनंतीय वक्रों के समूह या एक सिंगल इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, दीज डिफरेंशियल इक्वेशन या दिस डिफरेंशियल इक्वेशन shows a relation between coordinates of a point and slope of tangent at this point of its integral curve। और फिर इससे आगे, since its general solution contain an arbitrary constant, therefore its general solution represent a single infinite family of curve। ठीक है, तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ज्यामितीय अर्थ हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस, ये जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें हम किस किस टाइप की फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या किन किन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखें इस चैप्टर में हम
किस किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं या कौन कौन से मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिनका कि हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, अब यहाँ समीकरण लिख रहा हूँ मैं केवल, लेकिन इसका मतलब अवकल समीकरण, ये ध्यान रहे, वे समीकरण, या लिख लें आप वे अवकल समीकरण, ठीक है, वे अवकल समीकरण, ठीक है, जिनमें चर पृथक किए जा सके। सबसे पहले यही, दो इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ठीक है, इंग्लिश में लिख लें। फिर आप पढ़ोगे चर पृथक्करण, जनरली इसको चर पृथक्करण विधि बोलते हैं। चर पृथक्करण में समानित होने वाली समीकरणें, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। देखो जनरली ये वाली जो एक्सरसाइज है ना वो कंटिन्यू नहीं है, आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगी फर्स्ट एन, सबसे लास्ट में, उसमें है इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है, इस मेथड की। इसके बाद में आप पढ़ेंगे समघात या होमोजीनियस, ठीक है, समघात या होमोजीनियस। बुक में तो इसके बाद डायरेक्ट यही है कंटिन्यू, होमोजीनियस या समघात, ये सबसे लास्ट में दी हुई है, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे समघात के बाद में वे समीकरणें, ठीक है, वे समीकरणें जो समघात में समानित हो, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है, इंग्लिश में लिख लें। फिर आप पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरणें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में बर्नौली के समीकरण जो रैखिक अवकल समीकरण में समानित हो। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला देखें, सेवंथ, बर्नौली के बाद में आप पढ़ेंगे यथार्थ, ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर उसके बाद में यथार्थ के बाद में पढ़ेंगे समीकरणें जो यथार्थ अवकल समीकरण में समानित हो, ठीक है। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से पूरी समरी है ये इस चैप्टर की, ठीक है, कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चर पृथक्करण या सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कि चर पृथक्करण में समानित वाली फर्स्ट एन सबसे लास्ट में दे रखी है। डायरेक्ट कौन सी दी हुई है, इसके बाद समघात या होमोजीनियस, होमोजीनियस के बाद में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, समघात में समानित, उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद में रैखिक अवकल समीकरण, और फिर उसके बाद में रैखिक अवकल समीकरण में समानित रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद में यथार्थ अवकल समीकरण में समानित या रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला मेथड जो कि क्या है, चर पृथक्करण, ठीक है, वो वाली इक्वेशंस, तो उससे स्टार्ट करते हैं, जो चर पृथक्करण में समानित। तो ध्यान दें, सबसे पहले वे अवकल समीकरणें जिनमें चर पृथक किए जा सकें। तो ध्यान दें, इन समीकरणों को हम एक ऐसे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इन समीकरणों को हम एक ऐसे रूप में बदल सकते
हैं जिनमें dx का गुणांक केवल x का फलन हो तथा dy का गुणांक केवल y का फलन हो, तो उस रूप में बदल सकते हैं हम। वी कैन कन्वर्ट दीज इक्वेशन इनटू ए फॉर्म सच दैट कोफिशिएंट ऑफ dx इज फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कोफिशिएंट ऑफ dy इज फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, तो ध्यान दें कुछ इस तरीके से f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू 0, इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम कि f1x dx प्लस f2y dy इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं कि f1x प्लस f2y और यह आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, dx से डिवाइड कर देंगे। और अब कर लो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो होगा क्या, ये तो हो जाएगा f1x dx का समाकलन या इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा f2y dy, ठीक है, और बराबर में इधर 0 का भी इंटीग्रेशन होगा, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कुछ इस तरीके से आएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा कि हमको जो इक्वेशंस दी जाएगी हम उनको क्या कर लेंगे, dx का कोफिशिएंट केवल x का फंक्शन होगा, dy का कोफिशिएंट केवल y का फंक्शन होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हमको जो भी इक्वेशन दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स या चर पृथक्करण। ठीक है, कि dx का गुणांक केवल x का फलन हो जाए, dy का गुणांक केवल y का फलन हो जाए, और फिर हम इस फॉर्मूले से मतलब इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। ध्यान दें dy और dx इनका अलग अलग कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ, हम क्वेश्चन सोल्व करने के हिसाब से इनको अलग अलग लिख लिया करते हैं। ठीक है, इस तरीके से, बाकी अलग अलग इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका एक साथ ही मीनिंग होता है dy अपॉन dx का। और इस dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होता है, y का x के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, कि चेंजिंग रेट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जिसको हम y का अवकलन भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग dx dy का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, हम सोल्व करने के हिसाब से लिख लिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सोल्व कर लिया जाएगा। f1 dx f2y की dx का फंक्शन जो होगा या dx का जो कोफिशिएंट होगा, dx के साथ में जो भी फंक्शन होगा, जो भी dx का कोफिशिएंट होगा वो केवल x का फंक्शन होगा, dy के साथ में जो भी होगा वो केवल y का फंक्शन होगा। तो हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट करके जो भी है आंसर वो निकाल लेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये आप इधर भी लिख सकते हो, dx वालों के साथ में भी प्लस c कर सकते हो, यहाँ भी लिख सकता था मैं प्लस c। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता था मैं इसको। देखो ये बराबर में c है ना, ये c इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस c, तो इस माइनस c को कुछ नया अज्यूम कर लेंगे c1 बराबर 0। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, f1x dx प्लस f2y dy प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो इस c का कोई इशू नहीं है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। जनरली हम हमारी सहूलियत के हिसाब से कभी log c लिख देते हैं, कभी c/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो इसका कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, बस एक कांस्टेंट होना चाहिए c1 जो भी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बी, तो देखो पहले मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जाम्पल्स आप एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद में एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दें एक्सरसाइज फर्स्ट बी क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूछा भी गया है पहले अजमेर, ठीक है, 2009 में। और भी हो सकता है, मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है 14-15 की, तो उसके बाद में भी हो सकता है पूछा गया हो। तो देखो क्या करेंगे, अभी बताया आपको कि आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि dx के साथ में केवल x का फंक्शन रखो, dy के साथ में केवल y का फंक्शन, तो बस वही कर रहे हैं। तो देखो ये x का फंक्शन है तो इसको dx के साथ में रखेंगे, तो dx को इधर ले आओ, और ये y का फंक्शन है इसको dy के पास में रखेंगे तो इसको इधर ले आओ, तो dy। ठीक है,
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस dx को इधर ले चलो तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब कर दो समाकलन, तो ऑन इंटीग्रेशन, तो समाकलन करने पर, ठीक है। तो करो इंटीग्रेशन, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है भाई, tan इनवर्स y का। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है भाई, tan इनवर्स x का, प्लस कोई भी एक कांस्टेंट लिख लें अपनी इच्छा से, तो जैसे मैंने लिख दिया c, ठीक है। इस x को इधर लाओ, देखो यहाँ तक सॉल्यूशन आ गया है, तो ये जो है ना ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली इनको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं कि जितना छोटा हो सके सॉल्यूशन उतना छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ तक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सी आप इधर भी जोड़ सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स x को इधर लेके आ गया तो ये बचा c, ठीक है। तो अब tan की आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहा हूँ tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। इस tan इनवर्स को उधर ले चलो तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan c। तो इसके बाद में ये हो जाएगा, ध्यान दे, y माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई इंटू tan c, और ये जो tan c दिख रहा है आपको, इस tan c को आप क्या करो, कैपिटल A बोल दो, तो कैपिटल A, ठीक है, बोल सकते हैं। तो माना क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, कि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो tan c भी क्या होगा, आर्बिट्रेरी। ध्यान रहे c यदि आर्बिट्रेरी है तो tan c भी आर्बिट्रेरी, log c, sin c, sin इनवर्स c, ये सब आर्बिट्रेरी, c/2, c स्क्वायर सब के सब, ठीक है। तो इसको कुछ नया कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया, कैपिटल A, तो इसको कैपिटल A बोल दिया। तो ये इस फॉर्म में बुक में आंसर लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस एक्स वाई। बाकी आंसर तो यही आ गया था हमारा जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ तक भी ठीक है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 3, भी क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी 1 था क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है, सिंपल ही है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है x कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। तो x कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। तो देखो एग्जाम में कैसे करना है, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखो तो आप पहले लिखेंगे दी गई अवकल समीकरण निम्न है, ठीक है। तो दी गई अवकल समीकरण क्या है, x कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। और अब क्या करो, आप पक्षांतरण कर दो, तो y को उधर ले चलेंगे, तो ये पक्षांतरण कर दिया हमने। उसके बाद में अब वही, अब क्या करेंगे भाई, वही dx के साथ में x वाले फंक्शन, dy के साथ में y वाले फंक्शन। तो ये जो x dx तो है ही यहाँ पे, और ये भी x का ही फंक्शन है, तो इसको इधर ले आओ कोस स्क्वायर x, और देखो यहाँ पे y dy तो है ही, और ये भी y का ही फंक्शन है भाई, तो इसको भी इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा, देखो x 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, ये y 1 अपॉन कोस स्क्वायर y क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, ठीक है। और अब कर लो इसका, हो गए x वाले अलग y वाले अलग, तो x वाले dx के पास में, y वाले dy के पास में। तो अब कर लो आप समाकलन, तो समाकलन करने पर तो करें इंटीग्रेशन, तो x सेक स्क्वायर x dx y सेक स्क्वायर y dy, ठीक है, इस तरीके से। तो x सेक स्क्वायर x dx y सेक स्क्वायर y dy। अब ध्यान दे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो यह आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस विधि, ठीक है, समाकलन की। तो खंडस विधि या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, एक आपने रूल भी पढ़ा होगा इसमें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने वाला आइलेट, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
या जिसको बोलते हैं हम खंडशः समाकलन या खंडशः विधि से समाकलन, क्या है कि यदि आपके पास में दो फंक्शन हो u और v, ठीक है, एक को आप फर्स्ट फंक्शन बोलोगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन बोलोगे, और फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो रिजल्ट आएगा भाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में खंडस विधि से समाकलन या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। क्या है कि दो फंक्शन हो u और v मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो एक को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, दूसरे को सेकंड। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड बोलेंगे वो ये ऑर्डर डिसाइड करेगा, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो मान लो हमने एक को फर्स्ट बोल दिया, एक को सेकंड, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर ये जो रिजल्ट आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये जो आइलेट है, इस आइलेट का क्या मीनिंग है? आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जनरली साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इस टाइप से, ठीक है। एल का मतलब है लॉगरिथम, तो लॉगरिथम फंक्शन, तो कौन कौन आगे, लॉग एक्स, ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस लॉग वाले। ए मीन्स एलजेब्राइक, बीजगणितीय फलन, ठीक है, एलजेब्रिक, तो बीजगणितीय फलन कौन हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप के, ठीक है। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन आ जाएगा भाई, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप से टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और फिर है ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, तो चरघातांकी में कौन आ जाएगा, ई पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स, इस टाइप के। तो ये आइलेट का मीनिंग, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मीन्स लॉग वाले लॉगरिथम, ए मीन्स एलजेब्राइक, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस टाइप के, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल या ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, इस टाइप के फंक्शन, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर है, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसी ऑर्डर में हम इसको फर्स्ट सेकंड अज्यूम करते हैं कि यदि मान लो एलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले एलजेब्राइक लिखा हुआ है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एलजेब्राइक, दूसरा फंक्शन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। मान लो इन्वर्स हुआ हमारे पास में, एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक लॉगरिथम है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा हो जाएगा लॉगरिथम, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड अज्यूम करना है, अधिकतर इसी ऑर्डर के हिसाब से अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो ध्यान दे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x ये तो एलजेब्राइक है और सेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एलजेब्राइक पहले आएगा, तो ये x हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो ये y हो गया फर्स्ट, ये सेक स्क्वायर y हो गया सेकंड, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, समाकलन करने पर, तो ध्यान दे, समाकलन करने पर, तो करो देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो रिजल्ट है इस पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये। सेम यहाँ पे भी वही, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर ये जो रिजल्ट आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है केवल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडस विधि से समाकलन कर रहे हैं। तो अब ध्यान दें, इससे आगे क्या होगा, तो इससे आगे ध्यान दे भाई, क्या है, x ऐसे कैसे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x। ध्यान दे स्टूडेंट्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हैं जो आपने 12th में सीखे थे, ठीक है। नहीं है तो कर लें एक बार, क्योंकि सारे काम में आएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस
एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 सेक स्क्वायर का, वापस से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x और फिर dx। ठीक है, ध्यान दें यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो गया है तो 1 से मल्टीप्लाई होके 10x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर y। तो y सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन 10y माइनस, ध्यान दें y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 सेक स्क्वायर y dy, इसका इंटीग्रेशन 10y तो 1 इंटू 10y दैट इज 10y और फिर इसका वापस से इंटीग्रेशन dy और प्लस में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देंगे c। चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो इसका इंटीग्रेशन करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो x 10x माइनस इस 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x, तो 10x का इंटीग्रेशन log sec x। यहाँ y 10y माइनस 10y का इंटीग्रेशन log sec y और ये प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। चाहो तो आप इसको पूरे जब सारे समाकलन आप खत्म कर लो तब भी लगा सकते हो c को। ठीक है, वैसे तो क्या है जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान दे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो यह है a टाइम्स x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू xy dy अपॉन dx। तो वही पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो ध्यान दें मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ भाई सॉल्यूशन, अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया था आपको एग्जाम में कैसे करना है, एक बार इसको वापस से लिखना है और फिर आगे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखें यदि मैं a का मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा ax dy बाई डी एक्स, ax dy बाई डी एक्स प्लस में 2ay बराबर इधर आ जाएगा xy dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक काम करो आप dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट अलग कर लो, तो ये हो गया 2ay, यहाँ आ जाएगा xy dy अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा ax dy अपॉन डी एक्स। तो पहले dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट अलग कर रहा हूँ तो इस ax को उधर भेज दिया, तो इधर क्या क्या बचा, इधर बचा केवल 2ay। अब यहाँ पे देखो x, तो देखो x dy अपॉन डी एक्स ये तो आ गया कॉमन, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स। तो बचेगा क्या, यहाँ तो बचेगा y और यहाँ बचेगा a, तो y माइनस a ओनली। ठीक है, तो अब वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे कि जो x के फंक्शन है वो dx के साथ में और जो y के फंक्शन है वो dy के साथ में। तो इस dx को इधर ले आओ, तो ये 2a रहने दो और ये x अपॉन डी एक्स, तो इधर आके क्या बन जाएगा dx अपॉन x। तो ध्यान दे क्या किया है, 2a को यहीं रखा है, x अपॉन डी एक्स को इधर ले आए तो ये बन गया dx अपॉन x। इधर मैं बात करूँ तो y माइनस a अपॉन, तो y माइनस a के अपॉन में क्या आ जाएगा y और इधर बचेगा dy। ठीक है, आप कर लें आप इंटीग्रेशन, तो 2a, ठीक है, dx अपॉन x, यहाँ पे देखिए क्या होगा, हाँ भाई y का y में डिवाइड करोगे 1 माइनस a अपॉन y dy, और अब करो आप इंटीग्रेट, तो क्या कर रहे हैं समाकलन करने पर। तो देखो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2a तो ऐसे के ऐसे 1 अपॉन एक्स का log x, ध्यान रहे। ठीक है, ये 1 का क्या हो जाएगा y, क्लियर, माइनस a ऐसे कैसे ये a और 1 अपॉन y का होगा log y प्लस में कांस्टेंट लिख लो एक c। ठीक है, अब इससे आगे तो ये हो गया a log, तो क्या कर रहे हैं देखो a log, ये जो 2 है इसको आगे भेज सकते हैं, a log पावर में एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स log की, क्या प्रॉपर्टी होती है कि m log n, इसको हम क्या लिख सकते हैं log n पे पावर n। ठीक है, n को ही
नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जो भी आगे लिखा हुआ हो उसको पावर में भेज सकते हैं, तो वहाँ से। तो a log x स्क्वायर बराबर y, अच्छा ये वाली जो टर्म है log वाली a log y, ये भी इधर ही लिया हो, तो a log y बराबर ये बचेगा केवल y प्लस सी, ठीक है इधर। अब देखो a तो a कॉमन आ गया, तो a कॉमन आ जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या यहाँ, तो a कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा log x स्क्वायर प्लस log y, और इधर y प्लस सी। इस a का उधर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ देखो log, हाँ भाई log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, log m इंटू n, तो ये log m इंटू n। इस a का डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो y प्लस सी अपॉन a, और अब इस log को उधर भेजो, तो देखो जब log उधर जाएगा तो एंटी log मीन्स e, तो e टू दी पावर y प्लस सी अपॉन a, तो ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जनरल सॉल्यूशन। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6, तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, तो सेम वही पैटर्न कि एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। तो ध्यान दें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ऊपर से वाई कॉमन आ रहा है तो वाई इंटू एक्स प्लस 1, नीचे से एक्स कॉमन आ रहा है तो इंटू वाई प्लस 1 करो अलग अलग। तो होगा क्या, इस वाई प्लस 1 को इधर ले आओ तो वाई प्लस 1 अपॉन में ये वाई आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डी वाई, ये एक्स प्लस 1 है ही, और इसके अपॉन में इधर x है ही, और इसके साथ में है dx, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल 1, देखो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन y, ये x कट गया, 1 प्लस में 1 अपॉन x dx, ठीक है। अब कर लो आप इंटीग्रेट, तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, क्लियर। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x, प्लस में कांस्टेंट आप c जोड़ दो, ठीक है। तो अब इस x को इधर ले आओ तो y माइनस एक्स, इस y को उधर ले जाओ तो log x माइनस log y, प्लस में कांस्टेंट c, तो ये ओवरऑल आएगा y माइनस एक्स बराबर log, देखो log m माइनस log n है भाई, log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n प्लस c, ठीक है। तो y माइनस एक्स बराबर log x अपॉन y प्लस c, ये तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल, ठीक है। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 भी वैसे आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर वाई। तो देखो ये भी पहले पूछा हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 11 सन 2011 में। तो देखो करते हैं इसको सोल्व। तो आप देखो y वाले और x वाले फंक्शंस अलग अलग किए जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है भाई, e पे पावर y, देखो e पे पावर y, e पे पावर y दिख रहा है, तो e पे पावर y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा e पे पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब वही e पे पावर y को dy के पास में, dx को x वालों के पास में, ठीक है, करो इंटीग्रेट। तो dy अपॉन ई पे पावर y, इधर ई पे पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन ई पे पावर y ऊपर गया तो ई पे पावर माइनस वाई डी वाई, इधर ई पे पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ई पे पावर माइनस वाई का क्या होगा, माइनस ऑफ ई पे पावर माइनस वाई, ई पे पावर x का ई पे पावर x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3 प्लस सम कांस्टेंट। इस ई पे पावर माइनस वाई को भी उधर ले चलो, तो इधर तो केवल 0, ई पे पावर x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में ई पे पावर माइनस वाई प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से
तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो सिंपल सा था, तो इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। तो अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान दें। तो अगला क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें आप। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म से एक तरफ लेके जाओ आप। तो ये हो जाएगा y बराबर 3 इंटू 1 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और इसके साथ में है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको उधर ले चलो तो प्लस में x डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। इस 3 को इधर ले आओ तो y माइनस 3, यहाँ बचेगा देखो x डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बच जाएगा 1, और ये x डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन। ध्यान दें, x डी वाई बाई डी एक्स, x डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ केवल 3x, यहाँ 1, ध्यान रहे भाई। अब dy वाले y के पास में, तो ये है y, देखो इधर इस dx को इधर लाओ तो dx, और इसके अपॉन में ये आएगा 3x x इंटू 3x प्लस 1 आएगा, क्योंकि dx इधर और ये भाग में आ जाएगा। साथ में dy है ही, उसके भाग में क्या आएगा y माइनस 3, तो dy के अपॉन में आएगा y माइनस 3। और अब करो आप इंटीग्रेट, तो dx अपॉन x इंटू में है 3x प्लस 1, और इधर है dy अपॉन y माइनस 3, इस तरीके से। तो अब इस इंटीग्रेशन को आप ढंग से देखें कि इसमें आप में को दिखेगा dx अपॉन x इंटू 3x प्लस 1, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपको dx अपॉन x इंटू 3x प्लस 1 दिख रहा है, इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ के कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके, जैसे 12th में किया करते थे। और एक दूसरा तरीका, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हो। तो हम आंशिक भिन्नों से करेंगे। अब जब आंशिक भिन्नों से जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो पहले आपको एक चीज़ चेक करनी होती है कि ये जो भिन्न है ये उचित परिमेय भिन्न है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं है। उचित का मतलब होता है कि जो नीचे x की हाईएस्ट पावर है वो ऊपर x की हाईएस्ट पावर से कम ही होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी। तो नीचे जो x की हाईएस्ट पावर है वो ऊपर x की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। यदि बराबर या कम है तो फिर पहले भाग विधि से भाग लगता है, उसके बाद में फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अभी यदि मैं चेक करूं इसको, तो ऊपर तो देखो x है ही नहीं, ये तो dx है, इससे मतलब नहीं है, तो 1 बोल सकते हो आप। तो 1 मतलब x टू द पावर 0, और यहाँ x इंटू x स्क्वायर, तो x पे पावर 2, तो अभी नीचे ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब ये उचित परिमेय भिन्न है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आंशिक भिन्नों में तोड़ के करेंगे। तो ध्यान दें, इसको बोल दो आप इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अब इससे आगे माना क्या कर रहे हैं कि माना 1 अपॉन x इंटू 3x प्लस 1, ठीक है, कि 1 अपॉन x इंटू 3x प्लस 1, इसको ले रहा हूँ मैं a अपॉन x प्लस में b अपॉन 3x प्लस 1, इस तरीके से। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का पैटर्न क्या है कि x की एक पावर के लिए एक कांस्टेंट आएगा, कि x की एक घात के एक गुणनखंड के लिए एक कांस्टेंट आएगा, तो इस गुणनखंड के लिए एक कांस्टेंट, इस गुणनखंड के लिए एक कांस्टेंट। तो x के हर एक लीनियर फैक्टर के लिए, कि जिसमें भी x पे पावर 1 हो, उस फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आता है। तो इस x के लिए एक कांस्टेंट आ गया, इस x के लिए एक कांस्टेंट आ गया, क्लियर। इससे आगे यदि मैं देखूं तो 1 अपॉन x इंटू 3x प्लस 1 बराबर, ध्यान दें दोनों इधर एलसीएम लो आप, तो x इंटू 3x प्लस 1, a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 1, b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा x। और अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो ये आएगा a इंटू 3x प्लस 1
प्लस में बी टाइम्स एक्स, इस तरीके से। तो अब ध्यान दें, अब मेरे को वैल्यू चाहिए ए और बी की। तो अब देखो वापस से वही ए और बी की वैल्यू निकालने के भी हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करो, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करो और वहाँ से जो भी इक्वेशन बन रही है उसके हिसाब से निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका कि जो यदि आपको ए चाहिए तो आप बी का कोफिशिएंट जीरो कर दो, यदि आपको बी चाहिए तो ए का कोफिशिएंट जीरो कर दो, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये दूसरा वाला लगा रहा हूँ, जैसे मेरे को पहले ए चाहिए तो मैं बी का कोफिशिएंट जीरो कर दूंगा। तो यहाँ मैं रख रहा हूँ एक्स बराबर 0 से, तो ये तो देखो 1, यहाँ एक्स की जगह 0 रखते ही ए, ये 0 + 1 और ये 0, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, यहाँ से a × 1 = 1। अब मेरे को b चाहिए तो मैं a के कोफिशिएंट को 0 कर दूंगा। कैसे भाई? x बराबर -1/3 से, रखो यहाँ -1/3, ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। a का कोफिशिएंट या a का गुणांक जो भी है, तो ये हो गया a, इसके साथ में था 3, x की जगह रख दिया मैंने -1/3 + 1 और यहाँ -1/3। तो ध्यान दे 1 बराबर 3 से 3 कट गया तो -1 + 1 0 और ये -1/3 b। तो देखो b का मान क्या आएगा? तो b का मान आ जाएगा, ये 3 इधर आके -3, तो b का मान आ गया -3। तो अतः ये जो फ्रैक्शन थी ना भाई, कौन सी वाली? ये वाली फ्रैक्शन, तो ये क्या बन जाएगी? 1/x × 3x + 1। ये किस में रिड्यूस हो गई? इसको बोलेंगे a/x। तो a की वैल्यू आई है 1, तो 1/x प्लस में b/3x + 1, तो b की वैल्यू आई है -3, तो -3/3x + 1। क्लियर? अब तो इसको बोल दो आप इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर, तो करो समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में। तो देखो यहाँ से भाई समीकरण 2 का उपयोग जब आप समीकरण 1 में करोगे तो ये है समीकरण 1, तो करो इसमें उपयोग। तो देखो 1/x × 3x + 1, 1/x × 3x + 1, इसको लिख दूंगा मैं 1/x -3/3x + 1 dx, और इधर तो 1/y - 3 dy पहले से ही है, 1/y - 3 dy। आप कर लो आप इंटीग्रेशन। तो देखो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x का भाई log of x, तो 1/x का log x -3, ऐसे कैसे 1/3x + 1 का हो जाएगा log 3x + 1, और साथ में 3 का भाग भी देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक x का कोफिशिएंट +1 हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट log x + 1, लेकिन x का कोफिशिएंट यदि +1 के अलावा और कुछ है, -1 है, -2, -3, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। एक्चुअल में ये आया कहाँ से है? वही बेसिक कंसेप्ट कि 3x + 1 को आप t एज्यूम करोगे तो 3x का डेरिवेटिव dx, 1 का 0, t का dt, तो ओवरऑल dx की वैल्यू आएगी dt/3। तो देखो यहाँ ये जो 3x + 1 है, इसकी जगह जब मैं t, ये दिख रहा है ना 3x + 1, तो 3x + 1 की जगह मैं t लिख दूंगा, और dx की जगह लिख दूंगा मैं dt/3। तो इस 1/t का होगा log t, और ये 3 आ जाएगा, तो log t का मान वापस रख देंगे, ये 3, तो ये 3 बचेगा, ठीक है। तो वहाँ से ही कर चुके हैं सर 12th में, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ध्यान रखना है कि log 3x + 1, तो x का जो भी कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड भी करना है। तो यहाँ 3 था तो 3 से डिवाइड किया। क्लियर? इधर क्या होगा? 1/y - 3, इसका log mod y - 3, प्लस में यदि आप कांस्टेंट लिखना चाहो तो वो लिख लो log c, ठीक है। तो यहाँ क्यों नहीं दिया? यहाँ तो +1 ही है कोफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो ये मोड इसलिए लगाते हैं भाई कि जो log होता है ना वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहे इसलिए हम मोड लगा दिया करते हैं। तो अब ध्यान दें 3 से 3 कैंसिल, तो log m, तो देखो यहाँ log x - log mod 3x + 1, और इधर log, देखो log m + log n, हाँ भाई log m + log n, log m × n पढ़ी होगी ये प्रॉपर्टी आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में, कि log m + log n = log m × n, log m - log n log m/n। क्लियर? तो यहाँ log m - log n
तो log m अपॉन n, और इधर है log mod c y माइनस 3। इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान दें क्या होगा इससे आगे, log से log कैंसिल, तो x अपॉन 3x प्लस 1 बराबर c y माइनस 3। तो x बराबर इस 3x प्लस 1 को भी उधर ले चलो, तो c इंटू वाई माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखें आप क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें अगला क्वेश्चन। तो अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 कर लेना भैया आप लोग। ठीक है, मैं 10 डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो 9 सिंपल सा ही है, कर लेना आप लोग। तो 10th क्या है, 10th क्वेश्चन, 2ax प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये है। तो देखें क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन, इसका डिवाइड करो 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ax, इस dx को भी उधर ले चलो क्योंकि x वाले x के साथ में, y वाले y के साथ में, तो देखो ये सब पूरा x का ही फंक्शन है, इसलिए dx। हाँ भाई, यहाँ फैक्टराइज कर लो इसको नीचे, तो नीचे फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर और इसमें से x कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा 2a और यहाँ बचेगा x ओनली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। और अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो इंटीग्रेशन डी वाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में x इंटू 2a प्लस एक्स डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको देखो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे कि यदि इसकी मैं बात करूँ तो नीचे हाईएस्ट पावर है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर हाईएस्ट पावर है x पे पावर 1, तो कमी है। तो ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो जो नीचे हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उससे कमी है, तो इसका मतलब प्रॉपर, ध्यान रहे, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है। उचित परिमेय भिन्न है तो आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं, तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान दें, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए हम करेंगे वापस से, माना इसको तो आप बोल दो समीकरण 1, तो माना ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में x इंटू 2a प्लस एक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे ए अपॉन एक्स प्लस, अभी ये भी बताया था आपको, हर एक x के रिगार्डिंग एक कांस्टेंट, तो इस x के लिए भी एक कांस्टेंट, इस x के लिए भी एक कांस्टेंट। तो देखो अब दोनों तरफ आप वापस से वही एलसीएम लो, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा भाई, तो a के साथ में क्या आएगा, a के साथ में ये 2a प्लस एक्स, और b के साथ में क्या आ जाएगा, b के साथ में x। अब वही a निकालना है तो b को 0 कर दो, b निकालना है तो a को 0 कर दो। तो पहले मैं a निकाल लेता हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, x बराबर 0 से, x बराबर 0 रखा तो ये तो a स्क्वायर ही रहा, ये 0 रखते ही 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो मिला 2a कैपिटल A, और यहाँ x बराबर 0 रखा तो 0, तो कुल मिला के मेरे को कैपिटल A का मान मिलेगा। देखो इस 2a का भाग दो a स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा, a/2, तो a/2 कैपिटल A का मान आ गया। अब क्या करोगे, कैपिटल B चाहिए, तो x बराबर -2a से, ध्यान दें x बराबर -2a, सही है क्या, मेरे को b चाहिए ना, तो a का कोफिशिएंट 0 करना पड़ेगा, a का गुणांक 0, a का गुणांक 0 कब होगा, जब x की जगह -2a रखूँ, तो इसलिए x की जगह -2a, तो x की जगह यहाँ भी -2a, तो ये तो a स्क्वायर है भाई, तो a स्क्वायर यहाँ रखो -2a, तो -2a इंटू 2a, तो -4a स्क्वायर, -2a प्लस 2a 0,
x की जगह -2a, तो माइनस एक्स की जगह -2a, तो -2a इंटू बी, -2ab। अब a² में से 4a² गया तो कितना बचा, -3a², और यहाँ है -2ab। ठीक है, भाग दो तो ये हो गया 3/2a बराबर b। यही आएगा कि 2a का भाग इधर दे दो तो 3a/2 ये b। तो अतः, तो अब देखो जिसको हमें तोड़ना था, ठीक है, तो किसको तोड़ना था, इसी को ही। तो इसको हमने तोड़ा था a² + 2ax अपॉन में x इंटू 2a + x बराबर a/x। तो a की वैल्यू तो आई है a/2 अपॉन x, प्लस में b/2a + x, तो b की वैल्यू आई है 3a/2 अपॉन 2a + x। तो इसको बोल दो समीकरण 2। क्लियर, तो ये टूट गया आंशिक बिंदु में। तो अब मान रख देंगे किससे किससे, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो भाई 2 से मान 1 में। तो पहले तो देखो 2 है क्या, वो रहा 2, ये रहा 1, तो ये 1 में तो dy बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ इसकी जगह रख रहे हैं ये। तो ये जब आप रखोगे तो a/2 अपॉन x प्लस में 3a/2 अपॉन 2a + x dx। कर लो इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y, a/2 खुद की जगह 1/x का log x, 3a/2 खुद की जगह 2a + x का log mod 2a + x। ठीक है, तो 1/x का log x, 1/x + 2a का log x + 2a, और साथ में कांस्टेंट भी log c। ठीक है भाई, अब ध्यान दें इससे आगे क्या होगा। तो इस कांस्टेंट को आप log c नहीं लिख के आप लिख लो log c/2 कांस्टेंट को भी। ठीक है, तो होगा क्या इससे, भैया देखो कांस्टेंट log c वैसे भी इसके पास में a b है, तो इधर तो एडजस्ट होगा नहीं है, तो इसको c रहने देते हैं और ये कांस्टेंट इधर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आंसर को एडजस्ट करने के हिसाब से, बाकी आप इधर भी लगा सकते हो। तो +c इधर लिख लिया मैंने। ठीक है, c बाकी लिखने को किधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, c किधर भी लिख सकते हैं, थोड़ा आंसर सही से दिखे इसलिए मैंने इधर लगा दिया c। तो अब देखो a/2 कॉमन है, तो वो a/2 आ जाएगा कॉमन, ये कॉमन आ गया a/2, तो आ गया log x प्लस में log 2a + x का होल क्यूब। सही है क्या, ये जो 3 था पावर में भेज दिया हमने, यहाँ भेज सकते हैं ना, log की प्रॉपर्टी है। तो 2a + x का होल क्यूब, a/2 कॉमन ले लिया, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करो। तो देखो इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स y + c अपॉन a, ये जो a/2 दिख रहा है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इधर, तो 2 ऊपर a नीचे, log m + log n। हाँ भाई, log m + log n, log m इंटू n, तो ये log m इंटू n, कि log m + log n क्या हो गया, log m इंटू n। अब log को इधर भेजो तो ये बन जाएगा e पे पावर, तो e पे पावर 2 टाइम्स y + c अपॉन a, इधर आ जाएगा x इंटू 2a + x का होल क्यूब। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी सॉल्यूशन में आप चाहो तो ये जो 2 × c होगा, इस 2c को c1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है 1 - x² इंटू 1 - y dx बराबर xy इंटू 1 + y dy। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दें, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो x वाले x के पास में, y वाले y के पास में है, तो ये 1 - x² तो है ही, साथ में dx और आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा इसके x, इधर देखो y तो है ही, 1 + y भी है, और ये 1 - y भी आ गया dy। कर लो इंटीग्रेशन। तो देखो जब आप इंटीग्रेट करोगे
तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिवाइड करो तो 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो ओनली एक्स डी एक्स। क्लियर। यहाँ y प्लस में वाई स्क्वायर की y इंटू 1 वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई डी वाई। तो ये टर्म दिक्कत करेगी, दिख गया आपको ये वाली कि उधर तो डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका क्या होगा देखो, वापस से चेक करेंगे, एक भिन्न दिख रही है आपको, उचित या अनुचित, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, कौन सी है। तो ऊपर y की हाईएस्ट पावर 2, नीचे y की हाईएस्ट पावर 1, तो अब की बार नीचे पावर कम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित परिमेय भिन्न। तो अनुचित है तो अब डायरेक्ट तो आंशिक भिन्नों में तोड़ नहीं सकते, तो पहले भाग विधि से भाग देंगे और जब भाग विधि से भाग दे लेंगे तो इसकी पावर कम कर लेंगे, उसके बाद में तोड़ेंगे। तो देखें भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि से भाग दे रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई में, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई में किसका भाग दे रहे हैं 1 माइनस वाई का। तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर है तो पहले मैं उस संख्या से गुणा करूँगा इस माइनस वाई को ताकि वाई स्क्वायर बन जाए। ऐसे ही करते हैं कि हमें क्या करना है, इस माइनस वाई को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे को प्लस का वाई स्क्वायर मिले। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस वाई से। तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू 1 तो माइनस वाई। अब सब्ट्रैक्ट करो इसमें से इसको तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कट गया, प्लस वाई प्लस का 2y, कम हो गई क्या पावर। देखो नीचे पावर 1 वाई की, अभी भी वाई पे पावर 1 कम नहीं हुई है तो और भाग दो, तो 2y चाहिए अब मेरे को। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2y आ जाए, -2 से। तो -2 इंटू माइनस वाई हो गया 2y, -2 इंटू 1 तो -2। सब्ट्रैक्ट करो वापस से तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये आ गया +2। तो +2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको बोल सकते हो y टू दी पावर 0 इंटू 2, तो y टू दी पावर 0 हो गई एक तरीके से। कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब y टू दी पावर 0 और ये y टू दी पावर 1, तो अब हो गई कम। क्लियर। तो ध्यान दें, जब मैंने y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई का इसमें भाग दिया तो माइनस का y -2 बार तो भाग गया और प्लस में 2 शेष बच गया। तो ये तो हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, इसमें भाग नहीं गया अभी तक। अब कर लो इंटीग्रेट, तो 1 अपॉन एक्स का log x, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, -2 का -2y, प्लस में 2 log 1 माइनस वाई का log 1 माइनस वाई। लेकिन ध्यान दो y कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, तो y कोफिशिएंट है -1 तो उससे डिवाइड भी होगा, प्लस में c कोई भी एक कांस्टेंट, तो log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 -2y -2 log 1 माइनस वाई प्लस c। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है इसका। तो अब ध्यान दें इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो अलग है बाकियों से। कैसे अलग है, देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो ये है, यदि dy/dx बराबर हो e टू दी पावर x प्लस वाई, क्या है कि यदि dy/dx बराबर है e टू दी पावर x प्लस वाई तथा यह दिया हुआ है कि x बराबर 1 के लिए y बराबर 1 है तो y का मान, ठीक है, y का मान बताना है, कब ज्ञात करें, कब बताना है, y का मान ज्ञात करें जबकि x बराबर क्या है -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, देखो बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना भाई उनमें हमने व्यापक हल निकाला था, जनरल सॉल्यूशन, इसमें निकालेंगे विशिष्ट हल।
ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि कंडीशन दे दी x बराबर 1 पे y बराबर 1, तो मैंने बताया था जब कंडीशन दे दे तो हम c का मान निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपने c का मान निकाल लिया तो वो बन जाता है विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमको एक कंडीशन दी है, तो उस कंडीशन के हिसाब से c का मान आ जाएगा, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। हाँ, उसको आगे और भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि y चाहिए हमें किसके लिए, -1 के लिए, x = -1 के लिए। तो देखें, तो इसका सॉल्यूशन तो क्या है, इक्वेशन है dy/dx बराबर e⁻x + y, ये इक्वेशन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बराबर देखो e⁻x × e⁻y, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, और ये dx इधर, तो dx को इधर भेज दिया, e⁻x + y थी ना, e⁻x × e लिख लिया, अभी भी e⁻x + y है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो ये जो y वाली टर्म है इसको आप इधर लिया हो तो अपॉन में e⁻y, और यहाँ बचेगा केवल e⁻x × dx। अब ये जो e⁻y है इसको ऊपर ले जाओ तो e⁻−y, और ये हो गया e⁻x dx। अब कर दो दोनों तरफ समाकलन, तो ये हो गया दोनों तरफ समाकलन, तो e⁻−y का हो जाएगा -e⁻−y, यही होगा e⁻−y का समाकलन माइनस e⁻−y, e⁻x का e⁻x प्लस में कोई कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट इधर जोड़ लो आप c, ठीक है, इधर भी जोड़ सकते हैं कांस्टेंट, तो इधर जोड़ दिया मैंने, इसको उधर लेके चलो e⁻−y प्लस e⁻x, ये माइनस उधर जाके प्लस। अच्छा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आप c इधर जोड़ रहे हो या इधर जोड़ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से c आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये मेरे पास में आया है जनरल सॉल्यूशन अभी, तो इसको बोलते हैं व्यापक हल, क्यों, क्योंकि इसमें जितनी अवकल समीकरण की कोटि थी, एक कोटि की अवकल समीकरण थी एक ऑर्डर की, तो उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए, तो ये व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन। अब चूंकि दिया है, अब जो कंडीशन मेरे को दी है वो मैं इसमें रख दूंगा कि क्या दिया है, x = 1 पर y = 1, तो c बराबर x की जगह 1, y की जगह भी 1, x की जगह भी 1, तो y की जगह भी 1, x की जगह भी 1, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, c की। तो ये है समीकरण 2, ये 1, ठीक है, और तो कोई समीकरण है नहीं, तो ये मान रख दो आप। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखोगे c की जगह e⁻−1 प्लस e⁻1 बराबर e⁻−y e⁻x। तो ये जो सॉल्यूशन आया है ना, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसमें आपने c का मान भी रख दिया निकाल के, तो ये है विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमने c का मान रख दिया निकाल के, ठीक है। अब आगे हमसे और कुछ पूछा है, क्या पूछा है कि x = -1 पे y का मान बताओ, तो x = -1 रखने पर, ठीक है, -1, तो x की जगह -1 रख दो, तो रखो -1, तो e⁻−1 प्लस e⁻1 e⁻−y प्लस x की जगह रख दो -1, ये रख दिया। कहाँ भाई, कट रहा है क्या कुछ, तो देखो जैसे आपने -1 रखा, ये और ये तो कट गए, तो बचा क्या, e⁻1 बराबर बचा e⁻−y, तो है क्या, दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें भी क्या होगी, समान ही होगी, तो कुल मिला के 1 किसके बराबर होगा, -y के, ये आधार समान है ई, तो घातें भी समान होगी, 1 बराबर -y, तो कुल मिला के y का मान क्या आ जाएगा, माइनस को इधर भेजो -1, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो जनरली विशिष्ट हल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दें, तो जो विशिष्ट हल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, कंडीशन भी दी हुई होती है हमको साथ में, तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, c आ जाता है, और वो c रख देते हैं हम, ठीक है। और इसमें आगे भी कुछ पूछा था कि x की इस वैल्यू के लिए y बताओ, तो हमने x की वो वैल्यू रख के सोल्व करके y निकाल लिया, ठीक है। तो ये था चर पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की। क्या होता है, इसमें जो भी इक्वेशन होगी उसको हम इस हिसाब से रीअरेंज करेंगे कि dx के साथ में x वाले फंक्शंस आ जाएंगे, dy के साथ में y वाले फंक्शन आ जाएंगे, और फिर जो भी मेथड होगा उससे इंटीग्रेट कर लेंगे, समाकलित कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। अगली जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट एंड, इस चैप्टर 1 की सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज, क्यों, क्योंकि वो इसी से मिलती जुलती है, ठीक है। उसमें जितने भी सवाल हैं वो क्या है, चर पृथक्करण में समानयन, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो कंटिन्यू न्यू दी सबसे लास्ट में दी हुई है, तो इसलिए उसको पहले कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसी से मिलती जुलती है। तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके वीडियो यदि आपको आगे और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।